Good morning, students. If you are able to hear my voice, please send yes in the chat box. If you are able to see the screen, then send yes in the chat box. If you have any problem, then please mention that. You can unmute your mic now if you have any issue. Today will be the final lecture of our syllabus of mathematics from my side. You are going to have this whatever chapters I taught to you, that is permutation, combination. Then I taught you LPP, शेयर मार्केट एंड नाउ म्यूचुअल फंड. इन सम बुक्स कुछ बुक्स के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड चैप्टर है ये अलग चैप्टर करके दिया है, शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड सेपरेटली. बहुत मतलब देखो ऑथर्स है वो लोग जो उनको जितना भी डिटेल्स चाहिए वो लिखते हैं, बट हम यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से जाएंगे. जो सिलेबस अपने को दिया है उतने कंसेप्ट अब पढ़ेंगे. अननेसेसरी पढ़ के कुछ यूज़ नहीं, क्योंकि हम पेपर वही सेट कर पाते हैं, हमें पेपर में वही आता है, हम पेपर में वही लिख सकते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया. ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलेंगे. जितना मैंने शेयर मार्केट वाले कंसेप्ट्स बताए थे उतने ही आप लोगों को पढ़ने हैं, उसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं. आज हम करेंगे म्यूचुअल फंड, उनके कंसेप्ट जान लेंगे. कंसेप्ट जानने के बाद वी विल डू द सम्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स. आप मुझे बताइए कितने लोगों ने म्यूचुअल फंड नाम सुना है, कितने लोगों ने ये नाम सुना है. फॉरगेट अबाउट सिलेबस. सर हमने ये म्यूचुअल फंड नाम सुना है, कितने लोगों ने ये नाम सुना है. बहुत बार. यस, परी ने, करीना ने, रायो ने. ठीक है, आप लोग अपना नाम अच्छे से सेव करना है. अटेंडेंस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है. अगर अपने लिस्ट में जो बच्चों का नाम है वो नाम रहेगा तो अटेंडेंस लगेगा, कोई और रैंडम नाम रहेगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगा. अभी बोल रहा हूँ. सो सेव योर अटेंडेंस प्रॉपरली. यस, पवित्रा कह रही है एडवर्टाइजमेंट में, टीवी में भी आता है. ठीक है, शेयर मार्केट रहे, म्यूचुअल फंड्स रहे, ये दे आर इन्वेस्टमेंट एट योर ओन रिस्क. ये एडवर्टाइजमेंट में भी हम लोगों ने देखा है कि कौन से कंपनी का म्यूचुअल फंड्स लेना है. बट ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? पहली बात, ये तो फंड है, नो डाउट, इट इज़ अ फंड. तो इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. इट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट. ये किससे रिलेटेड? अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, नाउ इन्वेस्टर जो मनी है, ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वेस्टर्स मतलब कौन? जो मनी इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टर्स है ये मनी डायरेक्टली शेयर मार्केट में शेयर्स बाय कर सकते हैं, शेयर्स बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, या फिर वो अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड. ठीक है, तो इट इज़ अगेन इन्वेस्टमेंट. चॉइस आपकी, आपको शेयर मार्केट में जाना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, या दोनों में जाना है. ठीक है, नाउ ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, ये होते क्या है? पहली चीज़, जैसे कि शेयर मार्केट में आपके पास ब्रोकर फर्म्स थे, वहाँ पे कौन थे? ब्रोकर फर्म्स थे, वहाँ पे ब्रोकर्स थे. ठीक है, वहाँ पे प्रमोटर्स थे. तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का काम कौन करते हैं? लार्ज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स. कौन करेंगे? लार्ज फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनके पास एक प्रोफेशनल टीम रहती है. कौन होती है? एक प्रोफेशनल टीम. अभी वो टीम के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं? तो उस टीम के अंदर रहते हैं फंड मैनेजर्स मतलब जो आपका फंड को मैनेज कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं. देन रिसर्च एक्सपर्ट्स, जो कंटिन्यूस रिसर्च करते हैं अलग अलग कंपनीज के ऊपर. और फिर एनालिस्ट. कौन रहते हैं? एनालिस्ट. तो ये बिजनेस एनालिस्ट भी हो सकते हैं, शेयर मार्केट एनालिस्ट भी हो सकते हैं. तो ये जो कंपनी है, ये जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ये आपका म्यूचुअल फंड का मैनेज करने का काम करती है. ठीक है, ना अभी ये जो म्यूचुअल फंड होता है, इट इज़ पूल ऑफ मनी. इतना पैसा कि पूछो. म्यूचुअल फंड क्या है? पूल ऑफ मनी है. ये पूल ऑफ मनी आता कहाँ से? इन्वेस्टर्स से. कहाँ से आता है? इन्वेस्टर्स के पास से आता है. ठीक है, म्यूचुअल फंड इज़ नथिंग बट पूल ऑफ मनी, और आता कहाँ से? इन्वेस्टर्स के पास से आता है. ठीक है, नाउ ये जो अमाउंट है ये कैसे कैसे जमा होता है? तो ये जो इन्वेस्टर्स है इनका पोर्टफोलियो क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है?
पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है तो जान लो। पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, डन बाय इन्वेस्टर्स, उसको क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो। तो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, जितने भी उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डन बाय इन्वेस्टर, इसका जो रिकॉर्ड होता है, इसका क्या होता है, रिकॉर्ड, उसको क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, इतना समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है ना, एक चीज़ है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भूलना नहीं है अपने को ना। ये जो पूल ऑफ मनी, अभी देखो आप इन्वेस्टर को आपने पैसा दे दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूल ऑफ मनी क्रिएट हो गया उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास। ठीक है, नाउ ये जो पूल ऑफ मनी है, ये ऑन बिहाफ ऑफ यू, ठीक है, वो जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, ये ऑन बिहाफ ऑफ यू दिस कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करती है, डू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, क्या क्या हो सकती है सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर हो सकती है। ठीक है, फिर ये पैसा कहाँ लगा सकते हैं, तो ये पैसा लगा सकते हो अलग अलग रिजर्व फंड्स में, जहाँ पे भी उनको चाहिए, जहाँ से रिटर्न्स अच्छे आएंगे, दे डू दिस इन्वेस्टमेंट। और ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन, एक टीम है जो फंड मैनेजर का काम करती है। तो इसके लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये फंड मैनेजर कैसे बनते, तो उनको सेबी का एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, सेबी का एग्ज़ाम देने के बाद दे बिकम द फंड मैनेजर। तो दे हैव टू गिव सेबी एग्ज़ाम कौन सा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये जो है ये एग्ज़ाम होता है। इसके अलग अलग एग्ज़ाम्स हैं, ये एग्ज़ाम देने के बाद ही वो फंड मैनेजर बन सकते हैं, अदरवाइज़ वो फंड मैनेजर बन नहीं पाएंगे। तो ये जो फंड मैनेजर है, आपका जो आया हुआ पैसा है कंपनी के पास, वो पैसे को अलग अलग जगह पे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, नाउ वो जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस देने वाली जो कंपनी, उन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी ये इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका प्रॉफिट आएगा, इसका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट का हो या इसको रिटर्न्स का हो, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका प्रॉफिट का हो या इसको रिटर्न्स का हो। और ये जो प्रॉफिट है ये एक इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन में रिटर्न दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है, गिव बैक टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स, ठीक है, जैसे कि अभी देख एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स ने 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एंड मिस्टर वाई ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, जो कुछ प्रॉफिट आया, ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा, एक्स को या वाई को, चैट बॉक्स में टाइप करो, ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये क्या होता है, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा प्रॉफिट बैक। ठीक है, प्रॉफिट इन ब्रैकेट बैक मतलब रिटर्न्स, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज़ द वे। तो अभी मैं आपको एक सिंपल इसमें समझाता हूँ। ठीक है, आप एक पर्सन हो, अभी एक लाइन में समझा रहा हूँ, यू आर अ पर्सन, तो आप एक इन्वेस्टर हो, आप चले गए एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के पास, यहाँ पे उनकी टीम रहेगी फंड मैनेजर वगैरह की। तो आपने यहाँ पे पैसा लगाया सपोज 10,000 रुपया, ठीक है, फिर ये पैसा ये लोग कहाँ लगाएंगे, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करेंगे
दे विल डू इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ ऑफ में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कितना आपने जो दिया वो 10,000 प्लस ऑल अदर इन्वेस्टर्स मनी, जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर्स मनी, जितने भी लोगों ने पैसा दिया उनका पैसा ये लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। फिर ये इन्वेस्टमेंट के बाद उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो मैंने एक कॉमन वर्ड यूज़ किया रिटर्न। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक को। जितने लोगों ने पैसा लगाया उनको क्या होगा, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये मिल जाएगा फिर इससे आपको, ठीक है। तो आपको मान लो मैं प्रॉफिट पकड़ के चलता हूँ, तो आपने 10,000 लगाया और आपको 100 रुपये प्रॉफिट मिला, तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 100 रुपये रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये 10,000 आपका इन्वेस्टमेंट है और ये 100 रुपये आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड क्या करता है काम। इसको म्यूचुअल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो और एक कंपनी है, तो आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। आप दोनों के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, और ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, ये लीगल होता है, इलीगल नहीं, इलीगल होता है। और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ का होता है, फंड का होता है। इसके लिए इसका नाम क्या है, म्यूचुअल फंड्स। इसका नाम क्या है, म्यूचुअल फंड्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ओके गुड। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड एज NAV। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टर्म्स को याद रखना है। इन्वेस्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ठीक है। NAV मतलब क्या, NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। अब ये नेट एसेट वैल्यू का फुल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ऑफ योर स्कीम। अभी स्कीम क्या मैं बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला जान लो, ठीक है। नाउ इट इज़ नेट एसेट्स ऑफ स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, इसका दूसरा फॉर्मूला है। और NAV का और एक फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आपका NAV का मतलब क्या होता है कि कोई भी टाइम पे, एट एनी टाइम फॉर डे और मंथ, ठीक है, जो आपने टोटल वैल्यू लगाया है उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। एंड वो हर एक यूनिट का एक वैल्यू डिसाइड किया जाता है कि जैसे कि देखो अभी आपका जो एसेट्स है, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स है 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख रुपया एसेट है, ठीक है। एंड टोटल यूनिट्स अवेलेबल है, टोटल यूनिट्स अवेलेबल है मान लो 100, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपया डिवाइड बाय 100, तो 20 कट, तो 1,000 रुपया क्या हो जाएगा, NAV, 1,000 रुपीज़, ये क्या रहेगा, NAV रहेगा। तो मतलब क्या, एक यूनिट का 1 यूनिट का कॉस्ट, जो एक म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट है उसका क्या रहेगा, वो कॉस्ट रहेगा, ठीक है। नाउ आपके पास अभी जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें 2 टाइप्स आपको मिलेंगे। कितने टाइप्स मिलेंगे आपको, 2 टाइप्स मिलेंगे। एक फंड के टाइप्स 2, एक मिक्स्ड, क्या हो रहता है, मिक्स्ड, और इसको आप कह सकते हो, जस्ट सेकेंड स्टूडेंट्स, ओके गाइस, यस बोलो, ओके, कुछ पढ़ा ही नहीं रहा था मैं, ठीक है। तो फंड के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक जो मिक्स्ड, अनम्यूट है, म्यूट कर, मिक्स्ड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड फंड कहते हैं। कौन सा फंड कहते हैं, मिक्स्ड, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड फंड कहते हैं। हाइब्रिड फंड मतलब क्या, ये जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, ये जो इन्वेस्ट करेंगे ये 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट होगा एक आपके डेब्ट के अंदर, ठीक, एंड एक होगा इक्विटी के अंदर,
ठीक है, डेप्ट एंड इक्विटी। ठीक है, अभी डेप्ट मतलब क्या, जो कर्जा वगैरह है उसके अंदर, इक्विटी मतलब क्या, जो आप लोगों का कंपनी के ग्रोथ के लिए जो पैसा हम लोगों ने क्रिएट किया है, रेज किया है। फैजू शेख कौन है, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, आई हैव रिमूव दैट पर्सन। सो ये मिक्स हाइब्रिड फंड क्या होता है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो डेप्ट या इक्विटी में। और दूसरा होता है आप लोगों का फंड का टाइप है इक्विटी फंड। दूसरा कौन सा होता है, इक्विटी। तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहेगा, ओनली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। सिर्फ किस में इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपके इक्विटी में क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, नाउ आप लोगों को जब ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, फंड मैनेजर्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फंड मैनेजर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है, डॉक्यूमेंट्स ऑफर करते हैं। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स ऑफर करते हैं, स्कीम के। कौन सा स्कीम, म्यूचुअल फंड का स्कीम। म्यूचुअल फंड का स्कीम मतलब क्या, इन प्लेस वेयर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हैपन। अगर आप बाय करने जा रहे हो तो गोइंग टू हैपन, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस जगह का, जगह नहीं कह सकते, म्यूचुअल फंड स्कीम को हम सीधा कहेंगे वेयर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हैपन। जिस जगह पर, जिस थिंग में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फिर वो फंड रहे, इक्विटी शेयर्स रहे, एफडीज रहे, आरडीज रहे, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रहता है, एक कंप्लीट क्लियर गाइडलाइंस देता है। ये क्या देता है आपको, गाइडलाइंस देता है। ठीक है, हर एक चीज़ का गाइडलाइंस देता है कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना होगा, आप क्या रिस्क, कितना रिस्क ले सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है, फिर कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब इस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताया जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करता है ये भी बताया जाता है। वेयर, ये जो स्कीम है ये वेयर टू डू इन्वेस्टमेंट, ये भी बताने जाता है। भले आपने पैसा दे दिया फंड मैनेजर को, लेकिन वो क्या क्या करेगा वो सब किस में मेंशन होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है। ठीक, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड है वो गवर्न कौन करता है, सेबी करता है। तो सेबी का काम क्या है, गवर्न करना। सेबी का काम क्या है, गवर्न करना। फिर सेबी का दूसरा काम क्या है, एनआईएसएम के थ्रू आपके फंड मैनेजर्स को फाइंड आउट करना। एनआईएसएम के थ्रू फंड मैनेजर्स को, उनको वो एक लेवल दे देना कि हाँ, नाउ यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट, यू कैन डू द गाइडिंग पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, फिर ये जो कंपनीज है, लार्ज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं फंड हाउस। क्या कहते हैं, फंड हाउस। क्या नाम है इनका, फंड हाउस। दे आर द फंड हाउस। जैसे कि SBI सिक्योरिटीज़ है, ICICI है, HDFC है, दिस ऑल आर योर फंड हाउस। ठीक है, दिस ऑल आर योर फंड हाउस। और फिर ये जो फंड हाउस है, ठीक है, ये जो फंड हाउस है, फंड हाउस जो भी फंड ओपन अप करती है, तो इस फंड को हम कहते हैं स्कीम। इन फंड को क्या कहते हैं हम, स्कीम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC टैक्स सेवर स्कीम, ठीक है, टैक्स सेवर स्कीम। फिर एक होता है SBI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, तो यस, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स हैं। तो जैसे कि मिड कैप स्कीम होता है, एक्सिस बैंक का मिड कैप स्कीम, ठीक है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। सो दिस आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स दे ऑफर। कौन ऑफर करता है आपको, फंड हाउस ऑफर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे कोई फंड हाउस है, SBI वगैरह, इन लोगों से क्या लेना है, मुझे ऑफ़र, मुझे क्या करना है, इन लोगों से इन्वेस्टमेंट करके मेरा म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। लेकिन अगर जैसे कि आप शेयर मार्केट में हो और फर्स्ट टाइम कोई शेयर आ रहा है, तो वो लोग क्या बनाते हैं, IPO बनाते हैं। क्या बनाते हैं, IPO, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
क्या करते हैं वो लोग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का काम करते हैं, बराबर। तो फर्स्ट टाइम शेयर आया तो आईपीओ। वैसे अगर म्यूचुअल फंड रहे, ठीक है, म्यूचुअल फंड रहे तो कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम स्टार्ट होनी है, म्यूचुअल फंड स्कीम अगर वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होनी है, फर्स्ट टाइम, तो वो NFO, दैट इज NFO, दैट इज न्यू फंड ऑफर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? न्यू फंड ऑफर, ठीक है। और यहाँ पे एक यूनिट का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट मैक्सिमम टाइम 10 रुपया रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 10 रुपया यूजुअली, हमेशा नहीं लेकिन कब बहुत बार, ठीक है। कितना रखा जाता है? यूजुअली 10 रुपया रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि कंपनी का कैपिटल है, शेयर मार्केट की बात करो, कंपनी का कैपिटल है तो आप इसके क्या करते हो, कंपनी के कैपिटल के आप स्मॉल पार्ट्स करते हो, स्मॉल पार्ट्स, और उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। वैसे ही ठीक है, म्यूचुअल फंड में ठीक क्या रहता है? आपके पास फंड होता है और उस फंड का हम क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट्स बनाते हैं, स्मॉल पार्ट्स, एंड ये स्मॉल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स। क्या कहते हैं? यूनिट्स। यहाँ पे जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं दे आर इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव, ठीक है। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं ना यूनिट्स, दे आर रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। मतलब क्या? आपको 0.1 यूनिट्स भी मिलेंगे, 0.2 भी मिलेंगे, 5.5 यूनिट्स भी मिलेंगे, 5.7 यूनिट्स भी देखने को मिलेंगे। सो दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। किसी का तो भी माइक अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट योर माइक। Karina, your mic is unmuted. Please mute yourself. Okay. Now we will do one question. Question is, a म्यूचुअल फंड स्कीम, कोई एक म्यूचुअल फंड है उसका स्कीम है, shows the following on 01/01/2007। 1 जनवरी 2007 को कुछ हमें डेटा दिखाती है। तो क्या दिखाती है? तो देखो, टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, जो भी वैल्यू अपनी सिक्योरिटीज़ की वो बताती है। तो इसके अंदर इक्विटी आया, बॉन्ड्स आया, ठीक है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वो अपने को डेटा दिखा रही है, वो है कैश का, कितना कैश अवेलेबल है। नेक्स्ट वो डेटा दिखा रही है लायबिलिटीज़ का, ठीक है। और फिर लास्ट में उन्होंने बताया है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, कितने यूनिट्स अवेलेबल है, ठीक है। नाउ ये अभी जो टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज है वो है 1500 करोड़ का, 1500 CR, 1500 करोड़। फिर जो कैश है वो है 100 CR, दैट इज़ 100 करोड़ का कैश है। लायबिलिटीज़ है आपका 200 करोड़ का, एंड जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है वो है 100 करोड़ के, ठीक है। और फिर आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है NAV, यहाँ पे एंड फाइंड NAV। तो अभी NAV मतलब क्या? तो NAV मतलब क्या रहेगा? जितना भी आपका पैसा एसेट्स है, अभी एसेट्स मतलब क्या? जो भी ये टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या बन जाएगा? एसेट। तो कितना है? 1500, ठीक है, 1500 प्लस कैश भी क्या बन जाएगा? एसेट। तो कैश कितना है? 100, ठीक है, 100। नाउ लायबिलिटीज़ को हमेशा क्या कर देने का? माइनस, ठीक है, लायबिलिटीज़ को हमेशा क्या कर देने का? माइनस। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? -200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है? 100, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 1500 प्लस 1600, 16 में से 200 जाएगा, 1400 डिवाइड बाय 100, 2020 कट, तो 14 रुपीज़ NAV बनेगा। मतलब आपका 14 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट कितना रहेगा? 14 रुपीज़ रहेगा। तो NAV ऐसे कैलकुलेट करना है, NAV हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना है। नाउ
नाउ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जैसे कि अभी करीना का एग्जाम्पल ले लो। करीना के पास 500 रुपया है, ठीक है। करीना के पास कितना है? 500 रुपया। लेकिन करीना ने किसी के पास से, जैसे कि अमन के पास से, करीना ने अमन के पास से 100 रुपये का कुछ दिन पहले लेके रखे थे। तो मुझे बताओ करीना के पास एक्चुअली 500 रुपया है क्या? नहीं। करीना के पास कितना रुपया? सिर्फ 400 रुपया, क्योंकि 100 उसने लेके रखे तो वो 100 रुपया उसका लायबिलिटी बनेगा। एसेट इज़ 500, लेकिन एक्चुअल एसेट कितना हो जाएगा? 500 माइनस 100, तो 400 क्या रहेगा? करीना का एसेट रहेगा, क्योंकि 100 उसको देने हैं। उधार लिया है तो उधार देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी एसेट्स में से, ठीक है। नाउ ये जो NAV है, NAV ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। ये जो NAV है, ठीक, ये हर दिन कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन, ठीक है, एंड एस्टिमेशन, कैलकुलेशन एस्टिमेशन हर दिन किया जाता है, एवरी डे किया जाता है, ठीक है, एवरी डे। एंड ये एवरी डे करने के बाद पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाता है, पब्लिक को बताया जाता है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज हिडन, इट इज़ ऑलवेज डिस्क्लोज टू द पब्लिक, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो NAV है चेंजेस डेली, हर दिन बदलते रहता है, चेंजेस डेली। और ऑब्वियसली कोई अगर शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ तो NAV बढ़ेगा, शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं हुआ तो NAV घटेगा, क्योंकि लॉस हो गया तो NAV भी हर दिन क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा, ठीक है। नाउ इन्वेस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स बाय NAV या फिर बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। कब? जब NAV का वैल्यू क्या है? लो है। NAV का वैल्यू क्या है? लो है, ठीक है। NAV का वैल्यू लो है, इसका मतलब NAV का वैल्यू लो है मतलब दे गेट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स, उनको क्या मिलते हैं? ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। ऐसे समझो, इन्वेस्टर ने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो शेयर कब खरीदेंगे? जब शेयर का कॉस्ट क्या रहेगा? कम। तो कम कॉस्ट रहेगा तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं और एक चीज़ बताता हूँ। दूसरा, दे सेल म्यूचुअल फंड व्हेन NAV इज हाई, और NAV हाई रहेगा मतलब उनको क्या होगा? मोर प्रॉफिट होगा। क्या होगा? मोर प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिस्टर X के पास 10,000 रुपये है, ठीक है, एंड NAV का कॉस्ट है 100 रुपये, ठीक है। नाउ तो मुझे बताओ उनको कितने यूनिट्स मिलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मिलेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 100, 2020 पर कितने यूनिट्स मिलेंगे? 100। अभी मिस्टर X के पास 10,000 ही है, लेकिन NAV का कॉस्ट हो गया NAV का कॉस्ट हो गया 200 रुपया। तो अभी उनको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 10,000 डिवाइड बाय 200, तो ये हो जाएगा 00 कट 50। तो जब लो रहेगा तो ही हम इन्वेस्टर्स उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब वो हाई हो जाएगा तो इन्वेस्टर क्या करते? बेच देते, सो दैट उनको क्या मिले? प्रॉफिट मिले। तो 10,000 था, 200 हो गया, 200 माइनस 100, तो 100 यूनिट्स का उनको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। तो 10,000 इंटू 100, तो उन्होंने लगाया था 1 लाख रुपया, बराबर 10 लाख रुपया। और जब वो बेचेंगे तो उनको कितना मिलेगा? 20 लाख रुपया रिटर्न मिलेगा। उनको रिटर्न कितना मिलेगा? 20 लाख रुपया। तो इन्वेस्ट NAV डेली चेंज होता है, पहला चीज़। नेक्स्ट आप लोगों को जब NAV का वैल्यू कम रहेगा तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक। नाउ विच टेबल? दिस वन, दिस वन, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है। ये वाला टेबल और ये वाला, इसका हाँ राइट वाला है, तो इसका स्कैन कॉपी मिलेगा आपको, डोंट वरी। फिर से समझाऊँ? हाँ, X के पास 10,000 रुपये है और एक NAV का कॉस्ट, 1 यूनिट का कॉस्ट है, 1 यूनिट कॉस्ट, ठीक है, कितना है? 100 रुपया। तो उनको कितने यूनिट्स मिलेंगे? 10,000 अपॉन 100 मतलब 100 यूनिट्स मिलेंगे। अगर ये कॉस्ट NAV का 100 की जगह 200 हो जाए और उनको 10,000 ही इन्वेस्ट करना है तो उनको यूनिट्स कितना मिलेगा? 10,000 अपॉन 200, तो 50 यूनिट्स मिलेगा। समझ रहे हो? तो ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा तो ज़्यादा, जब ये यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ेगा, मान लो जब सेल करना है, ठीक है, जब सेल करना है, सेल करने के टाइम एक NAV का कॉस्ट है, एक NAV का कॉस्ट है मान लो 500 रुपया, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 500 तो कितना हो जाएगा? ये 50,000 हो जाएगा, ठीक। और ये 50 इंटू 500 कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना, ठीक। लगाया था 10,000
लेकिन एन का कॉस्ट कम था, तब आपको जब आप बेचोगे तब क्या मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर एन का ज़्यादा कॉस्ट रहेगा और तब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, तब आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, यू विल फेस, यू विल गेट वेरी लेस प्रॉफिट। ठीक है, तो टू हैव मोर प्रॉफिट यू शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मोर प्रॉफिट। ठीक है, तो आप लोगों के पास मोर नंबर ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, और ये यूनिट्स कब परचेस करोगे, जब आपका एन लो रहेगा तब। ठीक, ना नेक्स्ट, जब आप शेयर मार्केट की बात करते हो तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो शेयर्स में, ट्रेडिंग होती है आपकी शेयर्स में। ठीक है, लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं और इसका जो बाइंग या सेलिंग कहेंगे इसको, ठीक है, बाइंग और सेलिंग, तो ये कहाँ पे होगा, एनी आइडिया, म्यूचुअल फंड का बाइंग सेलिंग कहाँ पे होगा? Any idea? Please type in the chat box. So it happens at AMC. What is this AMC? Asset Management Company. ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि HDFC का AMC है, HDFC का खुद का एक AMC है। ठीक है, देन यू हैव SBI also। ठीक, सो दिस आर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग बाय या सेल कर सकते हो ना। जब आप बाय कर रहे हो तो आपने सब्सक्राइब किया स्कीम को, तो यू हैव सब्सक्राइब्ड म्यूचुअल फंड स्कीम। ठीक है, और जब आप सेल कर रहे हो तो आपने रिडीम किया स्कीम को, क्या किया, रिडीम किया म्यूचुअल फंड स्कीम को। ठीक है, तो बाय कर रहे हो तो आप क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो, और जब आप सेल करते हो तो आपने क्या किया, रिडीम किया। तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे तो ये होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ऑफ यूनिट्स, और ये होता है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेचोगे तो आपके यूनिट सेल हो जाएंगे तो रिडम कम हो जाएंगे, रिडम्पशन। जब आप बाय करोगे तो ऐड हो जाएंगे तो सब्सक्राइब। ठीक, नाउ अभी फंड्स को हम दो चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे, एक है आपका क्लोज एंडेड फंड, क्लोज एंडेड, और एक है आपका ओपन एंडेड। ठीक, गेस करो क्या रहेगा ये, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, क्या हो सकता है? चलो, क्लोज एंडेड मतलब जब आप सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, सब्सक्राइब करते हो म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक, तो आप क्या करते हो, वो स्कीम के म्यूचुअल फंड को आप बाय करते हो। ठीक है, और ये जो बाय होने के बाद जब आपको रिडीम करना है, ठीक है, रिडेम्पशन के लिए आपको जाना है, तो रिडेम्पशन एक मैच्योरिटी के बाद होगा, आफ्टर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट के बाद ही ये रिडीम हो जाएंगे, उसके पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते हो। तो इसको जब सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कुछ स्पेसिफिक पीरियड में ही ले सकते हो, कभी भी जाके नहीं ले सकते हो, स्पेसिफिक पीरियड में ही। ठीक है, इसके लिए इसका नाम क्या है, क्लोज एंडेड। क्यों, एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका क्लोज एंडेड, सब्सक्राइब होगा एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, कभी भी साल में कभी भी उठोगे, मंडे को उठ गए चलो मुझे लेना है, नहीं, क्योंकि अगर वो क्लोज एंडेड है तो जब वो कंपनी, वो AMC जब वो इशू करेगी तभी आप उसको सब्सक्राइब करोगे, और फिर जब सब्सक्राइब करोगे तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि इसका मैच्योरिटी डेट कितना है, कितने साल का है। ठीक है, तो इट इज़ इन ईयर्स, इट इज़ इन ईयर्स, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 4 साल, ऐसे वो होता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक, तो जब ये एक्सपायरी डेट पे पहुँचेगा या फिर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट पे जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को अपना पैसा रिटर्न मिलता है, तो यू गेट योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ठीक, आपको अपना पैसा मिलता है अलॉन्ग विथ द प्रॉफिट, आपने जितना प्रॉफिट उसके अंदर कमाया होगा उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर, वो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपको बिफोर मैच्योरिटी चाहिए,
ठीक है। तो फिर आपका जो यूनिट्स आप बेच सकते हो, बेचने के बाद आपको कुछ ना कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ओपन एंडेड में ऐसा कोई नहीं होता, इट इज़ नॉट लाइक क्लोज एंडेड, ठीक है। ये क्लोज एंडेड की तरह नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यू कैन बाय और सब्सक्राइब एट एनी टाइम। तो यहाँ पे कोई नो फिक्स्ड डेट फॉर सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन, कोई आपको यहाँ पे स्पेसिफिक डेट नहीं है बाय करने का या रिडीम करने का या बेचने का, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंड कैपिटल हमेशा क्या रहता है, चेंज होती रहता है हमेशा, ठीक है, दोनों में ना। नेक्स्ट पार्ट इज यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ लोड्स मतलब क्या, एक होता है एंट्री लोड, एक होता है एग्जिट लोड और एक होता है नो लोड, ठीक है। 3 लोड है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, नो लोड ना। अब ये लोड मतलब क्या, अगर आप अपने शेयर मार्केट के बारे में बात करो तो वहाँ पे होता है ब्रोकरेज, वहाँ पे क्या होता है ब्रोकरेज या फिर होता है कमीशन। तो इट इज़ नथिंग बट लाइक दैट ओनली। तो ये चार्जेस क्या है, कुछ चार्जेस है, ठीक है। तो ये लोड चार्जेस है, किसके पास ही ले जाते हैं, टेकन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स से ये पैसा लिया जाता है। तो एंट्री लोड मतलब क्या, चार्जेस टेकन एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन, जब आप कुछ म्यूचुअल फंड को बाय करते हो तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एंट्री लोड, ठीक है। एग्जिट क्या हो जाएगा फिर, चार्जेस टेकन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो ये रिडम्पशन मतलब जब आप म्यूचुअल फंड को बाय करने के टाइम पे एंट्री लोड, म्यूचुअल फंड को सेल करने के टाइम पे जो चार्जेस आप देते हो दे आर कॉल्ड एज एग्जिट लोड, ठीक है। तो एंट्री लोड जब आप बाय करते हो तो आपको चार्जेस देने हैं, एग्जिट लोड जब आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये जो लोड होता है इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन NAV। कैलकुलेट किसके ऊपर किया जाता है, कैलकुलेट ऑन 1 यूनिट ऑफ NAV, ठीक है। तो आपने अगर 100 यूनिट लिए हैं तो 1 यूनिट के ऊपर कितना लोड लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट, ठीक है। तो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन 1 यूनिट ऑफ NAV, 1 यूनिट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। अभी जो नो लोड कब आता है, जब डेप्ट फंड होते हैं, डेप्ट फंड ऑलरेडी वो लॉस में है, तो डेप्ट फंड्स जो होते हैं यहाँ पे आपको नो लोड, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने नहीं है, ठीक है। तो डेप्ट फंड में नो चार्जेस ही नहीं देने एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब आपको ये लोड नहीं झेलना है। तो इसको लोड क्यों कहते हैं, बिकॉज ये आपके ऊपर बर्डन है। ये जो कंपनीज़ है AMCs एंड म्यूचुअल फंड कंपनीज़, इनको चलाना है, तो उनको चलाने के लिए आपकी ओर से वो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे कौन था, जीरोडा, देन यू हैव एंजल ब्रोकिंग एंड ऑल, तो दिस वेर ब्रोकरेज फर्म्स, तो वो आपसे ब्रोकर लेते थे। यहाँ पे ये लोड लेते हैं कौन, कंपनीज टेक लोड, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल हाउसेस, ठीक है। ये आपसे ये लोड लेते हैं, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। रिडम्पशन मीन्स बेचना, किसी से अनसब्सक्राइब हो जाना, ठीक है। सब्सक्राइब किसी में इन्वॉल्व हो जाना, अनसब्सक्राइब वहाँ से चला जाना, तो उसका अनदर वर्ड है रिडम्पशन। नाउ जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक डिविडेंड म्यूचुअल फंड और एक होता है ग्रोथ म्यूचुअल फंड। डिविडेंड म्यूचुअल फंड मतलब यू गेट डिविडेंड, ठीक है, और ग्रोथ में यू डोंट गेट डिविडेंड, नो डिविडेंड, ठीक। तो यहाँ पे जो डिविडेंड दिया जाता है ये शेयर मार्केट की तरह नहीं होता है कि ये होता है प्रॉफिट और लॉस हो, अगर आपने डिविडेंड सब्सक्राइब किया है तो यू गेट द डिविडेंड
ऑन इन पर्टिकुलर टाइम। अगर आपने ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब किया तो यू वॉन्ट द डिविडेंड, यू जस्ट गेट द प्रॉफिट इफ़ यू सेल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे डिविडेंड जो होता है इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अगर आपके पास 100 यूनिट्स है, ठीक है, 100 यूनिट्स है, एंड जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 10 यूनिट्स के पीछे 1 यूनिट्स का, तो आपको कितने यूनिट्स का डिविडेंड मिलेगा? 10 यूनिट्स का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 10, तो 10 यूनिट्स का क्या मिल जाएगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि 10 यूनिट्स में 1 डिविडेंड होता है, तो 20 यूनिट्स में 2, 30 यूनिट में 3, तो 100 यूनिट्स में 10 यूनिट्स का क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक, ग्रोथ में डिविडेंड नहीं होता, तो इसका जो होता है दैट इज़ डिपेंड्स ऑन योर गेन और लॉस। जितना आपका फंड का गेन या लॉस हो रहा है उस हिसाब से आपको पैसा मिलते रहता है। ठीक, नेक्स्ट, नाउ गेन मतलब क्या एंड लॉस मतलब क्या? गेन मतलब क्या, लॉस मतलब क्या? अगर आपका रिडेम्पशन अमाउंट, रिडेम्पशन इज मोर देन योर सब्सक्रिप्शन, मतलब सेल प्राइस इज मोर देन बाय प्राइस, तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज गेन। लॉस का मतलब क्या? आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन प्राइस ज़्यादा है और रिडेम्पशन प्राइस कम है। ठीक है, दैट इज़ आपने बाय किया था ज़्यादा कॉस्ट पे और बेच रहे हो कम कॉस्ट पे, तो आपको क्या मिलता है? लॉस मिलता है। तो क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप लोग इसमें भी गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ के ऊपर ध्यान देने का ना। जब आपका म्यूचुअल फंड डिविडेंड टाइप है, तो यहाँ पे आपका जो गेन होता है कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड, इनके हिसाब से कैलकुलेट होता है डिविडेंड। ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ में सिर्फ कैपिटल गेन को काउंट किया जाता है। ठीक है, सिर्फ किसको काउंट किया जाता है? कैपिटल गेन को। अभी याद रखना, कैपिटल गेन मतलब क्या? कैपिटल मतलब क्या? जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कैपिटल मतलब क्या? इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, और कैपिटल गेन मतलब क्या? इस अमाउंट पे जो आपको मिल रहा है प्रॉफिट या फिर वॉट एवर लॉस इज़ देयर, वो आपका क्या हो जाएगा? गेन या लॉस हो जाएगा। उसमें डिविडेंड वाला अमाउंट ऐड कर दो तो आपको डिविडेंड म्यूचुअल फंड का हो गया। अगर सिर्फ कैपिटल गेन को कंसिडर करके चल रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। सिर्फ क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, गेन इज़ रिडम्पशन माइनस सब्सक्रिप्शन, जितने में आपने बेचा माइनस जितने आपने खरीदा था। नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न? तो इट इज़ नथिंग बट चेंज इन NAV वैल्यू, NAV में जो चेंज होता है वो, प्लस डिविडेंड, अगर डिविडेंड होगा तो, अदरवाइज नो नीड टू ऐड डिविडेंड, डिवाइडेड बाय NAV एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितना NAV था। ठीक है, एंड दैट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 100, उसको कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है, नेक्स्ट एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न, एनुअलाइज रेट ऑफ, क्या क्या क्या? हेलो, बोलो। पेपर शिफ्ट करना था, ओके ठीक है। एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाइड बाय 360 अपॉन n, और ये n क्या है? नंबर ऑफ डेज, कितने टाइम के लिए आपका सब्सक्रिप्शन था, कितने टाइम के लिए आपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके रखा था। ठीक है, तो आपका 1 साल का वो क्या बताएगा? एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा? जो आपका चेंज हुआ NAV अमाउंट में डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में NAV का क्या कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, मतलब क्या? एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, नेट एसेट्स क्या है। नाउ ये टर्म्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, फिर से बता रहा हूँ। एसेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। ठीक है, दे आर द एसेट्स, जिसमें आप लोगों को किसी भी तरीके का रिटर्न्स किसी को देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब गोल्ड बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, वो सब, तो उसमें सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब आएगा। फिर इसके अलावा आप लोगों को बहुत अलग अलग, मतलब आपने कुछ जगह में इन्वेस्ट किया है कुछ अलग जगह पे, तो ये सब होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है लायबिलिटीज़, मतलब जो आपको रिटर्न देने हैं।
लायबिलिटीज मतलब क्या, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, इसको ओवरऑल एक्सपेंसेस पकड़ो, अगर कर्जा लिया तो वो भी एक्सपेंस है, वो आपको रिटर्न करना है, तो इट इज़ कंसिडर एज अ एक्सपेंसेस। फिर आपका नेट एसेट्स क्या होता है, नेट एसेट्स जितना आपके पास है दैट इज़ योर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जितना आपको रिटर्न देना है, ठीक है। तो दिस आर द लायबिलिटी, नेट एसेट्स माइनस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ द डेट ऑन विच NAV कैलकुलेट किया जाता है। NAV का क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यूएशन डेट। अगर आपने 25 जनवरी को NAV का कैलकुलेशन किया तो वैल्यूएशन डेट बन जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू स्टडी दिस theoretical पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। देयर आर 3-4 क्वेश्चंस ऑन दिस एंड देन वी हैव 2-3 क्वेश्चंस ऑन SIP, ठीक है। तो एक 3-4 क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं SIP के और, ठीक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1, मिस्टर देवरे invested rupees 25,000 to purchase 2,500 units of ICICI mutual fund B plan on 4th April 2007। तो मिस्टर देवरे में 25,000 टोटल इन्वेस्ट किए और उनमें उनको कितने यूनिट्स मिले, 2500 यूनिट्स मिले, किसके, ICICI म्यूचुअल फंड के, ठीक है। कब, 4 अप्रैल 2007। नेक्स्ट, मिस्टर देवरे को सेल करने हैं 14 नवंबर 2007 को एट NAV ऑफ रुपीज़ 16.4, 16.4 को क्या करना है, इनको सेल करने हैं, ठीक है। नाउ आगे दिया, द एग्जिट लोड वॉज 2.5%, फाइंड हिज प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। टाइम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने उनके पास, 2,500, तो अगर 2,500 यूनिट्स बाय किए तो सेल भी कितने करेंगे, 2,500 यूनिट, ठीक है। नाउ उनका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट कितना है, सब्सक्रिप्शन कहो या फिर आप परचेज कॉस्ट कहो, मतलब कितने में उन्होंने बाय किया, तो परचेज कॉस्ट कितना है, 25,000 रुपया, ओके, नॉट एन इशू, इतने में उन्होंने ये बाय कर दिए, ठीक है। नाउ जब उनको सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लोड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिट लोड की, तो वो सेलिंग के ऊपर एग्जिट लोड लगता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, NAV एट सेल कितना था, 16.4 रुपये, ठीक है। एंड एग्जिट लोड कितना था, एग्जिट लोड था 2.5%, किसका, इस NAV का। तो मैं अभी निकालता हूँ एग्जिट लोड ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का एग्जिट लोड निकालता हूँ, 2.5% ऑफ 16.4 रुपया, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 2.5% ऑफ 16.4 रुपया, तो ये आएगा मेरा 25 1 जा, ठीक, नीचे ये हो जाएगा 1000, 25 4 जा 40, तो 1.64, तो ये हो जाएगा 0.41। गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट्स, गिव मी अ सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो उनका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना, 2500, सब्सक्राइब किया कितने कॉस्ट में, 25,000 में। NAV जब सेल करना था उनको तो कितना था, 16.4, एग्जिट लोड था 2.5%, तो मैंने एग्जिट लोड किसके ऊपर निकालूंगा, NAV के ऊपर, सेलिंग के टाइम जो था उस टाइम पे, तो 2.5% ऑफ 16.4 करो तो कितना था, 0.41 रुपया। तो अभी देखो, जब मैं सेल करूंगा तो ऑब्वियसली ये जो लोड मेरे ऊपर आ रहा है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक्चुअल 16.4 माइनस 0.41 रुपया, ठीक है। जो हमने इसमें पढ़ा था म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में, जब आपको सेल करना है तो ब्रोकरेज माइनस करो, जब आपको बाय करना है तो ब्रोकरेज ऐड कर दो,
ठीक है। तो 16.4 में से 0.41 जाएगा तो ये हो जाएगा 15.99, ठीक है। तो आपका टोटल सेल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल सेल वैल्यू, एक का सेल वैल्यू 15.99 है और आपके पास 2500 यूनिट्स है, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 39,975 रुपीज़। तो आप लोगों का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑब्वियसली 25,000 से 39,000 ज़्यादा है, 25,000 में बाय किया, 39,975 में बेच दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बाय प्राइस, बाइंग प्राइस माइनस सेल प्राइस, टोटल वाला। तो बाय प्राइस कितना आपका, सॉरी सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस, ठीक है। तो ये है आपका 39,975 माइनस 25,000, ठीक। तो ये बनेगा आपका 14,975। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 14,975 का। प्रॉफिट कितने का हो गया, 14,975 का, 14,975 का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना। अगर बोलते कि बाय किया है इतना इतना अमाउंट में, तो कितना उस इतना एग्जिट उसका एंट्री लोड कहेंगे, एग्जिट लोड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एंट्री लोड। तो जो बाइंग का एनएवी कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर वो परसेंटेज लगेगा, फिर आप उसका परसेंटेज निकालोगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, बाइंग अमाउंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये सेम म्यूचुअल शेयर मार्केट की तरह है, बाय करना है तो ब्रोकरेज ऐड होता था, तो यहाँ पे एंट्री लोड ऐड होगा, और सेल करना है तो ब्रोकरेज माइनस होता था, तो यहाँ पे एग्जिट लोड क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। समझा तो यस, नहीं समझा तो सेम कंसेप्ट, सेम एज इट इज़। वहाँ पे एक का प्राइस बोला जाता था, यहाँ पे अभी किसका प्राइस बोल रहे हैं, एक एनएवी का प्राइस बोल रहे हैं, किसका प्राइस बोल रहे हैं, एक एनएवी का, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question 2, if a mutual fund had NAV of ₹28, एक म्यूचुअल फंड है जिसका NAV कितना, 28 at the beginning ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग में जैसे इस साल स्टार्ट होता है तो एनएवी का कॉस्ट कितना है, 28, एंड ₹38 एट द एंड ऑफ द ईयर, साल ख़त्म होने के टाइम पे कितना है, ये 38 रुपीज़ है, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट चेंज एंड the percentage change in NAV during this year, वो साल में कितना उसका एब्सोल्यूट चेंज रहेगा एंड कितना उसका परसेंटेज चेंज रहेगा। अभी सिंपल सी बात है, ठीक है। बिगिनिंग में कितना था, बिगिनिंग में कितना था, NAV का कॉस्ट 28 रुपया था। एंड में कितना है, एंड NAV कितना है, 38 रुपया, ठीक है। तो जो चेंज होगा एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, वो क्या रहेगा, 38 माइनस 28, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये का। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो जाएगा, 10 रुपये का। कितने से बढ़ा, 10 रुपये से बढ़ा। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज जो आपका एब्सोल्यूट चेंज है 10 रुपया, डिवाइड बाय जो आपका बिगिनिंग में था, बिगिनिंग में कितना था, 28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 28। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 35.71%, 1000/28। तो चेंज कितने का हुआ, मतलब ये 10 रुपये 28 का कितना परसेंट है, तो ये है 35.71%, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे, एंड माइनस बिगिनिंग वाला कॉस्ट, एंड परसेंटेज मतलब वो जो चेंज आया वो डिवाइड बाय स्टार्टिंग ईयर में कितना एनएवी था, ठीक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। देखो बिगिनिंग में आपका एनएवी का कॉस्ट कितना है, 28 रुपया, ठीक है। और जब साल खत्म होता है तो एनएवी का कॉस्ट कितना, 38। तो दोनों में चेंज कितना है, एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या, दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 38 माइनस 28, 10 आ गया। अभी इसी को परसेंटेज में देखना है, तो ये जो चेंज है कितना परसेंट है, तो किसके ऊपर निकालोगे, 38 के हिसाब से नहीं निकालोगे ना, चेंज किस में हुआ, 28 में चेंज होकर वो 38 बना, तो 10/38 10/28 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1000/28 आता है 35.71,
ठीक है। तो चेंज हमेशा पहले बिगिनिंग वाले वैल्यू में ही रहता है, एंड वाले वैल्यू पे जाने का नहीं। ठीक। चल इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ NAV was ₹72 at the end of the year, साल के ख़त्म होने में NAV का कॉस्ट कितना है, 72 रुपये है, विथ 12.5% इंक्रीज ड्यूरिंग ईयर, साल स्टार्ट पूरे साल में 12.5% का क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है। तो बोल रहे फाइंड NAV एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, साल में साल के स्टार्टिंग में कितना उसका NAV रहेगा। ठीक है। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। आया किसी को आंसर आया? चलो मैं बताता हूँ। इफ़ NAV वॉज ₹72 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो एट द बिगिनिंग NAV का कॉस्ट ले लो X, ₹X, ठीक। एट द एंड NAV का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹72, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या रहेगा, जो एंड में था 72 माइनस स्टार्टिंग में था X, ठीक है। तो ये हो जाएगा 72 माइनस X, कहाँ पे, एब्सोल्यूट चेंज। ठीक। नाउ परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या रहेगा, एब्सोल्यूट कितना था 72 माइनस X डिवाइड बाय स्टार्टिंग में कितना था X मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे भी वही किया था, एब्सोल्यूट कितना आया था 10 डिवाइड बाय स्टार्टिंग में 28 था मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे इन्होंने अपने को ये परसेंटेज दे के रखा, कितना 12.5%, कितना दे के रखा है 12.5, विच इज़ इक्वल्स टू 72 माइनस X अपॉन X इंटू 100। ठीक है, इन्होंने अपने को चेंज दे के रखा है। ठीक। नाउ अभी हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे अभी फिर, वेरी गुड, X चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू X इक्वल्स टू 100 से 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 100 माइनस 100 से X को मल्टीप्लाई करेंगे 100X, ये माइनस 100X है, इधर आने के बाद क्या बन जाएगा प्लस 100X, तो 12.5X प्लस 100X इज इक्वल्स टू 7200। तो ये टोटल ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 112.5X इक्वल्स टू 7200। ये 112.5 जाके उधर डिवाइड करेगा तो X इक्वल्स टू 7200 अपॉन 112.5। कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा, ये आएगा आपका नियर अबाउट 64। ठीक है। तो एट द बिगिनिंग द NAV कितना रहेगा, द NAV वॉज ₹64, 64 रुपया रहेगा। स्टार्टिंग में कितना रहेगा NAV का कॉस्ट, 64 रुपया। ठीक, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस वी आर रिमेनिंग, वो हो जाएंगे। SIP के बारे में पढ़ेंगे, SIP पढ़ेंगे, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल फिनिश द चैप्टर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है रोहित परचेस्ड सम units in open-ended equity fund at ₹16, मतलब एक यूनिट का कॉस्ट दिया 16 रुपया, तो रोहित ने ओपन एंडेड इक्विटी फंड में कुछ यूनिट्स बाय कर दिए, सम यूनिट्स मतलब कुछ, और एक का कॉस्ट कितना है 16। नेक्स्ट, द फंड distributed
द फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम मतलब साल के बीच में देने वाला, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5। उन्होंने क्या कर दिया, एक यूनिट के पीछे ऑफ ₹5 पर यूनिट, एक यूनिट के पीछे कितना दे दिया, ₹5 क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। एंड द NAV नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के ख़त्म होने में उस फंड का नेट एसेट वैल्यू था ₹25, ₹25 उसका नेट एसेट वैल्यू था। तो बोल रहा है फाइंड द टोटल, फाइंड द टोटल परसेंटेज रिटर्न, टोटल परसेंटेज रिटर्न्स, कितना उनको रिटर्न्स मिला, या फिर इसको हम गेन कहेंगे, क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। तो अभी सिंपल सी बात है, मुझे बताओ गेन क्या रहेगा, टोटल गेन मतलब क्या रहेगा, टोटल गेन मतलब क्या रहेगा, चेंज इन NAV, चेंज इन आपका नेट एसेट वैल्यू प्लस आपको जो डिविडेंड मिला है वो, ठीक। अभी चेंज इन NAV मतलब बेचने के टाइम कितना था, 25, लेने के टाइम कितना था, 16, प्लस डिविडेंड कितना दे दिया, ₹5। तो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 + 5, 9 + 5 मतलब कितना, 14। तो आपका एक यूनिट का टोटल गेन कितना है, 14। टोटल गेन कितना है, एक यूनिट का 14 है। तो आपका परसेंटेज रिटर्न या फिर परसेंटेज गेन कैसे निकालेंगे, टोटल गेन कितना हो 14 और NAV आपने बाई किया था, जब आपने बाई किया था ₹16 से, ना तो आपको पता था कि ये ₹25 होगा, ना तो पता था कि आपको डिविडेंड मिलेगा, तब उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो NAV स्टार्टिंग में कितना था, 16 × 100, तो इट विल बी 14 / 16 × 100। इसको जब सॉल्व करोगे 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 बचेगा, 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा 12.5 × 7 करोगे तो हो जाएगा 87.5% का आपको रिटर्न्स मिला। अभी एक यूनिट का निकाला है, अगर उसने 1000 यूनिट निकाल ले होंगे तो 1000 यूनिट्स के पीछे कितना प्रॉफिट होता, तो 14 × 1000, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसका गेन निकालते हैं, लेकिन गेन एक यूनिट के पीछे निकालो या 1000 यूनिट के पीछे, गेन तो उतना ही रहेगा, 87.5% ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस म्यूचुअल फंड, नॉट SIP, आई एम सेइंग म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। SIP नहीं, ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है। कौन सा इन्वेस्टमेंट्स है ये, लमसम मतलब आपने एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर तुषार purchased some units in open-end fund at ₹30, ₹30 के हिसाब से उन्होंने कुछ यूनिट्स परचेस किया, एंड इट्स NAV नेट एसेट वैल्यू आफ्टर 18 months, 18 महीने के बाद, इट्स NAV आफ्टर 18 months वॉज ₹45, 45 हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द एन्युअलाइज्ड चेंज इन NAV as a percentage, ठीक है। तो आपको चेंज इन NAV फाइंड आउट करना है, एन्युअलाइज चेंज, ठीक है। नाउ अभी मैं क्या निकालता हूँ, चेंज इन NAV फॉर 18 months, ठीक है। चेंज इन NAV फॉर 18 months, क्योंकि उन्होंने 18 months के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कितना था वो, ₹30, 18 महीने के बाद कितना होगा, 45, तो ये हो जाएगा आपका ₹15। तो 18 महीने में चेंज कितना आया, ₹15 आ गया, ओके, नो इशू, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ, अगर ये 18 की जगह 1 साल होता तो मैं क्या लिखता, परसेंटेज चेंज, तो क्या हो जाता, टोटल चेंज कितना हुआ 15 और बिगिनिंग में कितना था 30, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं 100। अभी इन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया एन्युअलाइज्ड, क्या वर्ड यूज़ कर दिया
एन्यूलाइज। तो मैं क्या करूँगा पता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 12 महीना मतलब 1 साल होता है, डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ मंथ्स है। अभी कितने मंथ्स है, ये 18 मंथ्स के बाद चल रही है, ठीक है। इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँगा। तो 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा एंड 100/3 हमेशा होता है 33/33%, ठीक है। तो एनुअलाइज चेंज कितना आएगा, 33/33%। यहाँ पे नया कंसेप्ट क्या है, एनुअल के हिसाब से। अगर डेज के हिसाब से होता तो 365 नंबर ऑफ डेज, महीने के हिसाब से है, 1 साल के हिसाब से तो 12/दिस। तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, कैलकुलेशन से पूरा परसेंटेज से भरा हुआ है ना। अभी लास्ट पार्ट में हम आ गए अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस की, जो मेरे पास अवेलेबल था। SIP, सिप मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, SIP के अंदर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है। इन्वेस्टेड कैसे, एवरी मंथ या फिर हम कहेंगे फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस दिया जाता है एवरी मंथ को, ठीक है। हर महीने आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करते हो एवरी मंथ, लेकिन कैसे, वंस, एक ही बार, महीने में एक बार। 10 तारीख को आपने डालना स्टार्ट कर दिया तो हर 10 तारीख को आपको पैसा डिपॉजिट करना है, ठीक है, हर 10 तारीख को। और ये जो अमाउंट है, मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ मिनिमम 1000 रुपीज़, समटाइम्स कभी कभी SIP का अमाउंट क्या होता है, 500 होता है। मैक्सिमम टाइम 1000 मिलेगा मिनिमम, या फिर 500, या फिर इनके रेंज में मिलेगा, 1000 के रेंज में 500। अभी 100 रुपये के हिसाब से भी मिलता है, अभी आपको 100 रुपये के हिसाब से भी मिलता है, ठीक है। तो ये SIP मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक का मतलब हर महीने आप लोग कुछ एक अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। लेकिन कुछ फंड्स होते हैं जैसे ELSS या फिर टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, ठीक है। तो इनका लॉक इन पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड। तो वो उस लॉक इन पीरियड मतलब आपको इन्वेस्ट करते रहना है, SIP चालू रहेगा, SIP गो ऑन। तो अगर 3 साल का है तो 3 इयर्स के लिए चलेगा। कितने साल के लिए, गो ऑन फॉर 3 इयर्स, वो चलता ही रहेगा। अगर आप पे नहीं करते तो आपको पेनल्टी भी बैठता है, अगर आपको क्या मिलता है, पेनल्टी भी मिलता है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये महीने हैं, दिस आर द मंथ्स, 1 से लेके 12 महीने। और हर महीने आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कितने का इन्वेस्ट कर रहे हो, 1000 रुपये का, ठीक है। कितने का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 1000 का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12000 का इन्वेस्टमेंट होगा। कितने का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 12000 का। जब आपने बाय किया तो NAV का कॉस्ट था 10 रुपया। फिर आपने जब सेकेंड मंथ में जब बाय किया तब NAV का कॉस्ट बन जाएगा 40 रुपया। थर्ड महीने में बन गया 60, फोर्थ में आ गया 40, फिफ्थ में आ गया 30, 6 में आ गया 25, ठीक है, 7 में आ गया फिर से 20, 8 में हो गया 25, 9 में हो गया 30, 10 में हो गया 40, 11 में हो जाएगा 50, 12 में फिर से 40, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब आपने 10 रुपये के हिसाब से लिया तो आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने मिलेंगे यहाँ पे, 1000/10, दैट इज़ 100 यूनिट्स मिलेंगे। जब 40 के हिसाब से करोगे तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, 0 0 कैंसिल, 25 यूनिट्स मिलेंगे, बराबर। 60 के हिसाब से करोगे तो 0 0 कैंसिल, 100/60 कितना हो जाएगा, 100/6, 100/6 कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 6 1 जा 6,
ठीक है। देन 4 बचेगा, 640, 6 6 36 4, तो 16.67 यूनिट्स मिलेंगे। 40 के हिसाब से करोगे तो अगेन 25 यूनिट्स मिलेंगे। 30 के हिसाब से करोगे तो कितने हो जाएंगे, 33.33 यूनिट्स मिलेंगे। 25 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 40 यूनिट्स मिलेंगे। 20 के हिसाब से कितने मिलेंगे, 50 यूनिट्स मिलेंगे। 25 के हिसाब से अगेन 40। 30 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 33.33 यूनिट्स। 40 के हिसाब से 25 यूनिट्स। 50 के हिसाब से 20 यूनिट्स। 40 के हिसाब से 25 यूनिट्स। ठीक है, ये आपको क्या मिल गए, अलग अलग यूनिट्स मिलते गए, राइट। तो आप मुझे बताओ टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे, टोटल यूनिट्स करो, 100, 25, 125, 150, 200, 200 और ये 25, 25 दैट इज़ 250, फिर 40, 40, 80 और 100, 350, ठीक है, 350 प्लस 16.67 प्लस ये 33, 33 हो जाएगा 66.66। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 6 13 कैरी 1, 7 और 6 13 कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 कैरी 1, 1 7 और 1 3 1 8, तो 350 प्लस 83.33, तो ये हो जाएंगे आपके 433.33, ठीक है, 433.33 टोटल यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है। और जब आप बेच रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो, सेल, ठीक, तो सेलिंग के टाइम इसका कॉस्ट था, इसका जो एक यूनिट का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट वॉज 50 रुपीज़ सपोज, साल के एंड में, ठीक है, 50 रुपीज़ था। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 433.33 कितना हो जाएगा, ये एक डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5 3 15 कैरी 1, 5 3 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 15 प्लस 1 16 कैरी 1 16 कैरी 1, 5 4 20 प्लस 1 2166.30, मतलब 21,667। गेन कितना हो गया आपको, 21,666.5 माइनस 12,000 आपने इन्वेस्ट किया था, तो करीबन 9,666 रुपीज़ क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हुआ क्यों, ये हुआ बिकॉज ऑफ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। किसके कारण हुआ ये, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। भले आपका प्राइस कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाए, एनएवी का कॉस्ट कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, जब आप बेचते हो इसका क्या बन जाता है, एवरेजिंग होता है। क्या होता है, एवरेजिंग होता है, बिकॉज ऑफ दिस एवरेजिंग यू गेट द प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ दिस एवरेजिंग यू गेट द प्रॉफिट। मतलब क्या, एनएवी का कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो यूनिट्स हमें मिलते हैं कम, एनएवी का कॉस्ट अगर कम है तो हमें यूनिट्स मिलते हैं ज़्यादा, और फिर इनका क्या होता है, एवरेजिंग होता है। क्या होता है, कम ज़्यादा यूनिट्स का एवरेजिंग होता है, और फिर एट द एंड आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपको क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। इसके लिए एसआईपी इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके लिए एसआईपी इज़ इम्पॉर्टेंट है। और बहुत लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह पे एसआईपीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लमसम मतलब एक साथ पैसा ला के डाल देना, एसआईपी मतलब महीने महीने में पैसा जमा करना, महीने महीने में पैसा जमा करते रहना, ठीक है। तो एट द एंड उनको यूनिट्स तो ज़्यादा मिलेंगे। मान लो अगर वो यहाँ पे बेचते थे, यहाँ पे बेचते थे 1,000 2,000 3,000 4,000, तो उनका प्रॉफिट थोड़ा कम रहता, क्योंकि एवरेजिंग इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर साल के लिए हम वेट करें तो लोग 10-10 20-20 साल पे इन्वेस्ट लगाते, करोड़ों रुपए कमाते म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स में क्या लगाते, करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगा के करोड़ों कमाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ दी रुपी एवरेज कंसेप्ट। रुपी एवरेज कंसेप्ट, रुपी कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या, एक साल में जो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स है उनका कॉस्ट, एनएवी का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम मिलते हैं, ठीक है। एनएवी का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो यूनिट्स कम मिलते हैं, एनएवी का कॉस्ट कम रहेगा तो यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, इनका एवरेजिंग, और उसके कारण आपको क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल। अभी हम क्या लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल एसआईपी का, ठीक। तो दो ही एग्जाम्पल्स है अपने पास, वही दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अच्छे से दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन 1। एग्जाम्पल इज मिस्टर पाटिल invested in a SIP of a mutual fund, a fixed amount of rupees 10,000 on 5th of every month। हर महीने के 5 तारीख को वो 10,000 रुपया क्या करते हैं, SIP में डालते हैं, ठीक है। और एक अब कितने टाइम के लिए, फॉर 4 मंथ्स, सिर्फ 4 महीने के लिए, ओके, फॉर 4 मंथ्स। द NAV ऑन दिस डेट्स
वेयर मतलब हर 4 महीने के जो डेट्स है 5 तारीख उसके जो NAV है वो है रुपीज़ वेयर रुपीज़ 34.26 स्टार्टिंग में, फिर है 46.12 बाद में, फिर है 39.34 उसके बाद में, एंड लास्ट में है 41.85 फिर फोर्थ मंथ में। ठीक है। द एंट्री लोड वॉज 2.25%। एंट्री लोड मतलब जब आप म्यूचुअल फंड्स को बाय कर रहे हो, SIP भी बाय कर रहे हो तो एंट्री लोड आपको देना ही है। ठीक है। 2.25% थ्रू आउट द पीरियड मतलब 4 के 4 महीने में जब भी आपने बाय किया 5 तारीख को आपको 2.25% के हिसाब से क्या देना है, एंट्री लोड देना है। तो अभी ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, फाइंड द एवरेज प्राइस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्राइस फाइंड आउट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट फाइंड द एवरेज प्राइस इंक्लूडिंग द एंट्री लोड कॉमा यूजिंग द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्या यूज़ करके, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। कौन से मेथड को यूज़ करना है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड। हाउ डज इट कंपेयर विथ द arithmetic मीन ऑफ प्राइजेस। ठीक है। तो आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, पहले क्या समझना है अपने को, पहली चीज़ अभी हम एक टेबल बनाएंगे अच्छा वाला। ठीक है, जिसमें ये मंथ रहेगा, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ है अपने पास, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, 4 मंथ हो गए। ठीक है, फिर हर महीने का NAV लिखेंगे। NAV पहले मंथ का कितना दिया है 34.26, दूसरे का दिया है 46.12, तीसरे का दिया है 39.34 एंड लास्ट का दिया 41.85। 5 तारीख को, हर 5 तारीख का NAV दे के रखा है क्योंकि NAV हर दिन चेंज होता है। और फिर आपको दे दिया एंट्री लोड। क्या दे दिया, एंट्री लोड। ठीक है, कितना 2.25%, किसका, इस NAV के अमाउंट का जब आप बाय करोगे तब। 34.26 का 2.25 निकालो तो आएगा 0.7708। 46.12 का निकालोगे तो आएगा 1.0377। फिर 39.34 का निकालोगे तो 0.8851। 41.85 का निकालोगे तो 0.9141। 2.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 34.26 करोगे तो 0.7708 आएगा। ठीक, नाउ तो अभी आपका एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 34.26 प्लस 0.7708 जो कि हो जाएगा 35.0308। फिर इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 47.1577। इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 40.2252। इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 42.7916। तो ये हो गया आपका टोटल प्राइस। ठीक है, जब आप बाय करने जाओगे तो इतना नहीं दोगे, आपको कितना देना पड़ेगा, इतना एंट्री लोड के साथ। ठीक है, नाउ अभी आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने मिलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स यू विल गेट। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स। वो कैसे निकलेगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10,000 डिवाइड बाई NAV का टोटल प्राइस, NAV टोटल प्राइस। ठीक है, एक NAV का प्राइस, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, गिव मी ए सेकेंड। तो 10,000 डिवाइडेड बाय कितना था ये, 35.0308। तो आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे ऐसे करोगे तो 285.4627। कितने यूनिट्स मिलेंगे, 285.4627। फिर 10,000 डिवाइड बाय, क्योंकि 10,000 क्यों लिया, क्योंकि हर महीने के तारीख को 10,000 वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 35.0308। तो उसको यूनिट्स कितने मिलेंगे, 10,000 डिवाइड बाय दिस टोटल प्राइस, नॉट दिस NAV, दिस टोटल इंक्लूडिंग एंट्री लोड।
ठीक है। फिर वैसे 10,000 अपॉन 47.1557 करोगे तो हो जाएगा 212.0544। 10,000 अपॉन 40.2252 करोगे तो 248.6006। 10,000 अपॉन 42.7916 करोगे तो ये मिलेगा आपको 236,906। ठीक, इतने आपको क्या मिलेंगे यूनिट्स। टोटल यूनिट्स करेंगे तो इसको जब ऐड करोगे तो दे बिकम्स 979.8083। इनको जब आप ऐड करते हो तो इतना टोटल प्राइस, मतलब जब आप 4 महीना अगर एक यूनिट का प्राइस लगाओगे तो इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 165.2053। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये क्या है आपका, यहाँ पे टोटल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, टोटल की। ठीक है, ये टोटल से। ठीक, नाउ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से क्या करेंगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ठीक है, एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, एवरेज प्राइस कैसे, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना लगा है 4 महीने में, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हो जाएगा 40,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 979.8083। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 40.8243। ठीक है, तो एक यूनिट का कॉस्ट आया 40.82। ठीक है, यही अगर मैं एरिथमेटिक मीन से करता हूँ, मतलब नॉर्मल मेथड से, नाउ एरिथमेटिक मीन, तो मेरा जो टोटल प्राइस है कितना है, टोटल प्राइस डिवाइड बाय 4 महीने 4, तो टोटल प्राइस है 165.2053 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा मेरे लिए 41.3013। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इज लेस देन एरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये आपका क्या है, कंक्लूजन है। बट जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये 4 महीने का है, यही अगर आपका 12 महीने का, 2 साल का, उससे ज़्यादा रहेगा तो आप हमेशा क्या रहोगे, SIP में प्रॉफिट में रहोगे। हमेशा किस में रहोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो इस मेथड से करना है। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे भी वही सेम काइंड ऑफ एग्जांपल दे के रखा है। आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, NAV का कॉस्ट था, ये क्या इन्वेस्टमेंट था, ये था NAV का कॉस्ट, ये था मंथ, पहला मंथ, दूसरा मंथ, और ये थे नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, और फिर मैंने वही सेम कैलकुलेशन किया तो आपको पता चला कि गेन क्या निकलता है, हमेशा ज़्यादा ही निकलता है। गेन हमेशा क्या निकलेगा, ज़्यादा ही निकलेगा। ठीक, बस आपको सेम काइंड ऑफ चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस ओनली, तो यहीं पे हम रुक जाते हैं एंड